खास तौर पर बुलवाया जवां दिलों की धड़कन जॉन अब्राहम को। तो चलिए जॉन से करते हैं बातचीत और इन लम्हों को यादगार बना लेते हैं। जॉन, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस प्रोग्राम में। मुझे बताइए, रेडियो से किस तरह का रिलेशन रहा है बचपन से अभी तक आपका? रेडियो जब भी बचपन में मम्मी रेडियो खेला करती थी, उस वक्त पे हम लोग जो भी आपके प्रोग्राम्स है, जो ओल्ड सॉन्ग्स है, मैं सुन के ही बड़ा हुआ हूँ। तो वी एंजॉयड, जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इन सबको सुन के ही बड़ा हुआ मैं। तो काफ़ी एक ताल्लुकात है रेडियो के साथ। और इंग्लिश में एक बहुत ही एक पॉपुलर सॉन्ग बना था जिसका नाम था वीडियो किल द रेडियो स्टार। कि मतलब जब से वीडियो आ गई हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में, सोसाइटी में, रेडियो का जो प्रोमिनेंस था वो कम हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से आज के तारीख में वापस रेडियो का जो प्रोमिनेंस है, लिसनरशिप है, आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और उनकी जो ऑडियंस है एक अलग किस्म की ऑडियंस है जो म्यूज़िक को, न्यूज़ को बहुत ही सीरियसली अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि विविध भारती आपके घर में गूंजता रहा है, आपके पेरेंट्स विविध भारती के बहुत शौकीन रहे। जी, आई फील गुड क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई मुझे बोलता है कि यहाँ पे स्कैंडल्स नहीं होते हैं। तो ये सब अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमें भी काम से मतलब होता है। और जब भी कोई काम के बारे में बात करता है तो हमें अच्छा लगता है। एंड कंग्रेचुलेशंस टू विविध भारती, क्योंकि आप लोग ने आपके चैनल को इतने साफ तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर तरीके से आपने इसको कायम रखा है। कौन सा पुराना गाना प्ले करना चाहते हैं? मैं प्यासा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गुरुदत्त का। तो वहाँ से कोई भी गाना अगर आप खेलना चाहते हैं, प्लीज़ जरूर जरूर बजा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें। जॉन, प्यासा का गाना हमने अभी प्ले किया और इससे दरअसल आज के जो आर्टिस्ट हैं उनसे पुराने गानों के बारे में थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। इससे हमारे सुनने वालों को अंदाज़ा लगा होगा कि जॉन किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और किस तरह के ख्यालात रखते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं क्योंकि काफ़ी अलग तरह की फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं, और इसके बारे में बताइए। फिल्म का नाम परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन है। और पहले तो मैं बताना चाहता हूँ मैं प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि जिस तरीके की फिल्म्स मैं देखना चाहता था इंडिया में, मुझे देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर एक आध बार एक अच्छी फिल्म आई। इसके लिए जब भी मैं प्रोड्यूसर बना, मैंने विकी डोनर बनाई, उसके बाद मद्रास कैफ़े बनाई। बचपन से एक्चुअली मद्रास कैफ़े के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी, हम जानना चाहेंगे। जब भी मैं सो रहा था एक दिन, उठा सुबह, तभी एक पानी का जो बूंद है मेरे चेहरे पे गिरा ऐसे, तो मैं ऊपर देखा और देखा कि मम्मी रो रही है।
तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को कल रात को किसी ने असैसिनेट किया। तो वो मेरे माइंड में रह गया, काफ़ी इन्फ्लुएंस था उससे। और उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करा, और जब भी मैं प्रोड्यूसर बना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके असैसिनेशन के ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और वो फिल्म थी मद्रास कैफे। लेकिन उस वक्त पे सारे स्टूडियोज ने मुझे फेंक दिया, बोला कि अब क्या बना रहे हो यार, ये रियल स्टोरी है। और उस वक्त पे रियल स्टोरी नहीं चलती, क्या बना रहे हो आप, इसमें जॉन अब्राहम शर्ट नहीं उतार रहा है, बॉडी नहीं दिखा रहा है ना, इसमें एंड में क्या होता है, एंड में तो वो मर जाता है, हीरो बचाता भी नहीं उसको। तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज अ रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। और जिस तरीके से हमने उसको रिप्रोड्यूस किया था, 3 साल के रिसर्च के बाद हमें 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले उस फिल्म के। और उसके दौरान हमें एक दूसरी स्क्रिप्ट मिली जिसका नाम था फूल खिले गुलशन गुलशन। अच्छा। तो मैंने सोचा ये काफ़ी अजीब नाम है। तबस्सुम जी जो उनका जो प्रोग्राम था उस वक्त पे, मैंने कहा कि वाओ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये सब्जेक्ट है। उस पर मैंने पढ़ा, और उसका मेन प्रोटैगनिस्ट उसमें विकी था। तो हमने नाम चेंज किया और वो फिल्म का नाम विकी डोनर रखा। विकी डोनर जैसी फिल्म जिसने इंडिया की सिनेमा को कई मायनों में बदल दिया है जी। उसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास, फर्स्ट ड्राफ्ट। उसको पढ़ के सुजीत ने कहा कि ये बहुत रिस्की फिल्म है। मैंने कहा नहीं, बना दो इस फिल्म को, ये बहुत ही स्पेशल है, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इस पे सिर्फ हमें एक, जैसे बोलते हैं ना, वी वॉक द थिन लाइन, ऐसे इस पे चलना पड़ेगा हमें कि इस फिल्म को ज्यादा परवर्स नहीं बनाए, कुछ अडल्ट नहीं बनाए, लेकिन इसका जो सोशल मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंचे। और फिर उसके बाद 13 ड्राफ्ट्स हमने लिखे। इसमें कितना वक्त लग गया? 1.5 साल लगे। और उसके बाद फाइनल विकी डोनर का ड्राफ्ट आया, और वो फिल्म जो आप देख रहे हो वो हमने बनाई। लेकिन उस वक्त पे सुजीत ने मुझे कहा कि जॉन आप प्रिंसिपल कैरेक्टर आप प्ले करोगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक लड़का है जो बहुत ही स्पेशल है, आप उनसे मिलिए। आयुष्मान को हमने यहाँ पे बुलाया, आयुष्मान को मिले हम लोग, और आयुष्मान को इसमें कास्ट किया, एंड आई थिंक ही इज द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस फिल्म। उसके बाद मैं बमन ईरानी के पास गया, और बमन से मैंने कहा कि बहुत स्पेशल रोल है, डॉक्टर छड्डा का रोल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। और बमन घर पे आया, सुना उसने, और मैंने कहा बमन कर लो प्लीज़। और उस वक्त पे उन्होंने कहा कि उनके पास एक दूसरी फिल्म थी फरारी की सवारी, और उसमें बिजी थे। तो हम लोग अनु जी के पास गए, और अनु जी को हमने इस रोल में कास्ट किया। क्या सुजीत को आप पहले से जानते थे इस फिल्म की प्लानिंग से पहले से? सुजीत को मैं पहले से जानता था, क्योंकि मैंने उनकी पहली फिल्म जो है यहाँ वो देखी, मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि वो फिल्म चली नहीं जी, बट आई रियली एंजॉय द फिल्म। और ज्यादातर मुझे वही फिल्म्स पसंद आते हैं जो चलती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि ऐसी फिल्म्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मद्रास कैफे बनाई। और जो मेरी अब्डक्शन है परमाणु, एक ट्रू स्टोरी है, जो 1998 में इंडिया ने हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए, वो हमने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किए। अभी ये परमाणु परीक्षण जो हुआ था 98 में, अभी ये ऑडियंस को समझाना एक बैटल है कि ऑडियंस को कैसे समझाए। जैसे मद्रास कैफे को ऑडियंस को पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगा, उनको समझाने में काफ़ी टाइम लगा, वैसे ही इसके साथ जो मिस्टेक्स हमने मद्रास कैफे में किए कि उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट ना बनाए, उसको सिंपल बनाए कि सारे ऑडियंस को समझ में आए। तो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस फिल्म एंड मेक इट स्पेशल। तो फेब 23 को रिलीज हो रही है। बहुत ही स्पेशल फिल्म है। हमारे डायरेक्टर ने 3 साल रिसर्च किया है इस पे, तो सिर्फ नाम और जो भी है फिल्म के अंदर वो चेंज किया है, लेकिन स्टोरी इज एब्सोल्युटली ट्रू। जॉन अब्राहम प्रोडक्शन से जो फिल्में आती हैं वो बहुत नए सब्जेक्ट्स को लेकर आती हैं, और क्या कहीं रिस्क फैक्टर पर ख्याल आता है कि ये, क्योंकि मद्रास कैफे को क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा सराहा था, वो फिल्म सुजीत भी बताते हैं कि वो फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है, बहुत मन से बनाई गई फिल्म है। तो क्या कहीं थोड़ा नहीं रिस्क फैक्टर तो है, क्योंकि नहीं तो मैं ये फिल्म्स नहीं बनाता। अगर रिस्क नहीं होता, अगर मैं फॉर्मूला बनाता, तो वो तो कोई भी बना सकता है। एक हीरो को लो, एक हीरोइन को लो, 4 गाने डाल दो और नचाओ हीरोइन को, और फिर आपकी फिल्म बन गई। सही है। वो मुझे नहीं करना है। मुझे स्टोरी बोलना है, मुझे एक कहानी कहनी है ऑडियंस को। तो व्हाई शुड आई मेक जस्ट फॉर्मूला फिल्म्स? वो तो मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो मैं वेलकम बैक भी मैंने की अनीस भाई के साथ, मैंने हाउसफुल भी की साजिद के साथ, गरम मसाला भी की मैंने, देसी बॉयज भी की, डिशुम भी की मैंने रोहित के साथ। तो आई एंजॉय दोस फिल्म्स। मुझे कॉमेडीज बहुत पसंद है, लेकिन
एज अ प्रोड्यूसर मुझे कंटेंट बेस्ड फिल्म्स करनी है, बिल्कुल। वो मेरा बहुत क्लियर है, मेरा जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर है। विकी डोनर की बातें भी हमने की और विकी डोनर को नेशनल अवार्ड मिला था और वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि वो फिल्म जिसके लिए इतना स्ट्रगल है और जी। इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं और फिर एक ये रहता है कि हमारी जनता उस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर भारत में कभी बात नहीं हुई थी, सिनेमा ने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की थी। ऐसी फिल्म जो कम पब्लिसिटी से ज़्यादा हंगामा मचाती है और एक नया चलन शुरू कर देती है और फिर नेशनल अवार्ड जीतती है। नेशनल अवार्ड की खबर वाला दिन बताइए मुझे, कैसा था वो? जी अच्छा लगा मुझे नेशनल अवार्ड के दिन। मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको यहाँ से चलना होगा, उसकी रिहर्सल होती है बाकायदा। हाँ रिहर्सल होती है। और मैं ऑस्कर अवार्ड्स भी गया हूँ वाटर के लिए, और वहाँ पे भी रिहर्सल हुई थी। मतलब एलन डिजेनेरेस जो थे वो एक होस्ट सामने आए ऑस्कर अवार्ड्स में, उन्होंने कहा कि देखिए, और सब लोग तालियां बजा लगे, वो तालियां मत बजाओ, अभी आप लोग टीवी पे नहीं हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, जब भी मैं बोलूंगी तालियां बजाने को तभी बजाओगे आप लोग। ओके। टॉयलेट का टाइम आएगा, टॉयलेट जाओगे आप लोग, ये टाइम पे वापस आओगे। तो वैसे ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, तो वैसे ही नेशनल अवार्ड्स भी होते हैं, जो बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैठोगे, आप यहाँ से चलोगे, प्रेसिडेंट जब भी हम बोलेंगे तभी आप प्रेसिडेंट से हाथ मिलाओगे, राइट। और उसके बाद आप उस साइड से निकल के आप वहां जाके वहां से एग्जिट करोगे। तो पूरा एक प्रोटोकॉल था, इट्स ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। और लेकिन मुझे अच्छा लगा। लेकिन बेचारे प्रेसिडेंट जो थे हमारे प्रणब मुखर्जी, मतलब कितने लोगों के साथ शेक हैंड्स कर रहे थे, मुझे लगा वो थक गए। तो जब भी मैंने शेक हैंड किया, एक ऐसे शेक हैंड किया कि मतलब शौक लग जाए उनको, कि लगे कि मतलब कोई आया है शेक हैंड करने। तो ऐसे मैंने आई गिव हिम अ शॉक। लेकिन मजा आया। इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि नेशनल अवार्ड जीतना काफी मायने रखते हैं, क्योंकि मैं दूसरे अवार्ड्स के लिए नहीं जाता हूँ। बातें विकी डोनर की हो रही हैं और विकी डोनर की म्यूजिक की बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह वो फिल्म अलग थी, उसका म्यूजिक भी बहुत अलग था। क्या प्लानिंग के तहत इस तरह म्यूजिक? नहीं, आई थिंक वो जस्ट कई फिल्म्स हम लोग बनाते हैं, कई फिल्म्स ऐसे हो जाती है और म्यूजिक भी हो जाती है, और उसमें आयुष्मान ने भी गाया है, बिल्कुल, और इतना प्यारा गाना गाया है। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली टैलेंटेड। सो आई थिंक म्यूजिक चली, मुझे अच्छा लगा। एक दूसरी भी सॉन्ग थी, रम बिस्की, बहुत प्यारा सा गाना था। आई थिंक दैट वाज वेरी दिल्ली दैट सॉन्ग के, और वो बहुत पंजाबी था वो गाना। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई एंजॉय द फिल्म। म्यूजिक भी सबको पसंद आई। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गाना सुनते हैं विकी डोनर का, आपके करीब कौन सा गाना है? मेरे करीब सारे गाने हैं, लेकिन आई थिंक आयुष्मान का जो गाना है पानीदा इज प्रोबेबली अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग, वो सुनते हैं। जरूर सुनते हैं। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई, आया नी जिंद मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई, आया नी जिंद मेरे। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के,
अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। जॉन, आजकल आप ज्यादा फिल्में नहीं करते हैं, कम नजर आते हैं स्क्रीन पर, ये बहुत बड़ी शिकायत है सबकी। स्टोरीज अच्छे मिलने चाहिए और मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन प्ले राइटर्स है वो हमारे इंडिया में पता नहीं क्यों बहुत कम है, क्वालिटी वाले इतने ज़्यादा है नहीं। प्रपोजल्स तो कोई भी बना सकता है, जैसे मैंने कहा ए लिस्टर एक्टर को लो, गाने बना दो, सबको नचाओ, ये सब होता है, लेकिन जो स्टोरीज है वो बहुत कम है। इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बना। मुझे बहुत टाइम लगता है चुनने में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक फिल्म के ऊपर मेरा करियर डिपेंडेंट है। लोग मुझे बोलते हैं अरे यार तो क्या हुआ, एक फिल्म नहीं चली, 2 फिल्म चलेगी, 2 फिल्म नहीं चली, 1 फिल्म चलेगी, लेकिन मेरे लिए हर एक फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैं मैच्योर हुआ हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी सीख रहा हूँ एज एन एक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ प्रोड्यूसर ऑडियंस को क्या देना चाहिए, कौन सी फिल्म देनी चाहिए। अगर आप ऑडियंस को मीडियोकर मतलब एवरेज फिल्म दोगे तो उन लोग एक बार ही देखेंगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद थक जाएंगे उन लोग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ जहाँ बहुत कॉमेडी और मसाला फिल्में की हैं, जिनके नाम अभी आपने लिए ही हैं, दूसरी तरफ आपने कुछ इंटेंस फिल्में भी की हैं, जैसे धूम जैसा थ्रिलर भी किया है और शूट आउट जैसी फिल्म भी की है। बहुत अलग अलग तरह से अपने रोल्स के लिए आप तैयार करते हैं खुद को। वो कौन सी फिल्में हैं जिनका आप यहाँ खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे, जो आपके लिए चैलेंज रही हैं या जिनमें आपने ज्यादा अपने आप को एंजॉय किया है? जी, एक फिल्म थी जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, वो फिल्म थी नो स्मोकिंग। अनुराग कश्यप की फिल्म थी और उस वक्त पे मुझे अभी भी याद है, नो स्मोकिंग का शॉट हम लोग सेट कर रहे थे और अनुराग के जो फर्स्ट एडी है, चीफ एडी, उन्होंने आके अनुराग को कहा कि अनुराग ये शॉट सेट क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा शॉट है? और अनुराग ने कहा कि तुम सिर्फ सेट करो, सवाल मत पूछो। और मेरी तरफ देखे हंसने लगे और बोले कि ये फिल्म तो सिर्फ हम दोनों के समझ में आएगी। और असल में वही हुआ कि किसी के समझ में नहीं आई ये फिल्म। लेकिन उस वक्त पे जब भी हम लोग शूट कर रहे थे, आई थिंक इट वाज अ वेरी इवॉल्व्ड फिल्म। काफका जो एक बहुत ही फेमस ऑथर है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर ये फिल्म हमने बनाई। तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हमारे यंग एक्टर्स के लिए, जैसे हर्षवर्धन कपूर, इन सब के लिए उनकी सबसे फेवरेट फिल्म नो स्मोकिंग है। तो एक कॉन्सेप्ट फिल्म बन चुकी थी उस टाइम पे। एन्जॉयमेंट की बात करूँ, जब भी मैं अक्षय के साथ काम करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या बात है, वो बहुत ही फनी है। हमेशा हंसाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। और हम लोग दोनों 4:30 बजे सुबह, 5 बजे सुबह उठते हैं, 9:30 बजे हम लोग सोते हैं। तो हम लोग की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सिमिलर है। तो हमारा जो शिफ्ट का टाइमिंग होता है शूट के टाइम पे 7 बजे की शिफ्ट होती है। रेगुलर एक्टर्स का 9 बजे शुरू होता है या 10-11, जब भी सेट पे आते हैं तो आधा दिन तो वैसे ही जाता है। लेकिन अक्षर में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग शूट करते हैं। क्या बात है, तो बहुत मजा आता है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की कुछ बात करेंगे। तो बताइए किस फिल्म का कौन सा गाना सुन लिया जाए? जी, अगर कुछ सुनना है तो मेरे करियर का सबसे फेवरेट गाना इज फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म जिस्म, और गाने का नाम है आवारापन बंजारापन। क्या बात है। तो दैट इज अ सॉन्ग आई लाइक फॉर हमारी जो विविध भारती की जो ऑडियंस है। बिल्कुल, मैं भी वो गाना सुनना चाहता हूँ विविध भारती पे। क्या बात है, जरूर। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में।
धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। हो ना हो इस पार कहीं कोई ख्वाब जला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। जॉन मॉडलिंग के रास्ते से MBA से होते हुए एक्टिंग की दुनिया में आप आ गए। जिस तरह से आपने अपने करियर को आगे बढ़ाया है एक काफ़ी प्रिसाइज प्लानिंग के तहत, तो जिस तरह की फिल्में आप करते चले गए, क्या आप एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हैं कि अब प्रोड्यूसर बन जाना है, अपनी प्रोड्यूस कुछ फिल्मों में काम नहीं करना है? अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं आपको पूछूं कि मेरा फेवरेट गेम कौन सा है, आप क्या बोलोगे? फुटबॉल राइट? या कोई बोलेगा कि मोटरसाइकिल रेसिंग, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट गेम शतरंज है। चेस इज माई मोस्ट फेवरेट गेम। और मैं शतरंज के किताब पढ़ता हूँ, ओपनिंग मूव स्टडी करता हूँ। जैसे नॉर्मल लोग शायद 3 या 4 मूव आगे सोचते हैं कि अगर इन्होंने घोड़े को यहाँ हटाया तो हम ऐसे, तो आई होपफुली मेरे ख्याल से मेरे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अभी 150-200 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसकी अगर मैं तुलना विश्वनाथन आनंद से करूँ, अगर वो 3000 से भी ज्यादा मूव्स आगे सोचता है, तो आप सोच सकते हो। सो आई लव चेस। तो मैंने सोचा कि अगर लॉट ऑफ थिंग्स वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे प्लान करूं कि अगर प्रोड्यूसर बनूं तो इस तरीके की फिल्म्स करूं, अगर मैं एक्टर बना तो इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करूंगा कि मैं शादियों में नहीं नाचूंगा फॉर एग्जांपल, या हर एक चीज़ में नहीं करूंगा। तो अपने माइंड में मैंने अपने आप को पोजीशन किया है और मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को पोजीशन किया है उस तरीके से मैं ऑडियंस के माइंड में अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूँ। क्या बात। तो जब भी मैं प्रोड्यूसर बना, ऑडियंस को लगा कि यार हमने सोचा तो इसकी बॉडी अच्छी है, वो बाइक चलाता है, लेकिन ये तो सोचता भी है ना। तो हर एक टाइम पे हर एक मुकाम पे एक और हमें ये करना पड़ता है। बिल्कुल। सो आई हैव प्लान्ड माय लाइफ लाइक दैट। क्या बात है। देखिए 2 बातें निकल कर सामने आई हैं। एक तो ये कि बाइकिंग का आपका शौक, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपकी जैसी बाइक्स खरीदना चाहते हैं और उस तरह से रहना चाहते हैं और उस तरह से दिखना चाहते हैं। डिटेलिंग कीजिए कि कौन कौन सी बाइक्स अभी आपके पास हैं और कौन सी आने वाली हैं। जी, पहले तो ये कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम पे, क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं,
मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी, हालांकि मैंने निकाल के मैंने फेंकी, लेकिन वो हेलमेट फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड थी। एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज वेयर अ हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है। और मैं काफ़ी यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ बॉम्बे में, कार्टर रोड पे, बैंड स्टैंड पे, मेरा ऑफिस ऑफ कार्टर रोड है, एक सी साइड रोड पे है, और काफ़ी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि तुम लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट कि तुम बाइक चला रहे हो। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज़ क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, सामने रोको और लड़की के सामने हेलमेट निकालो, फिर वो तुम्हें इडियट नहीं बोलेगी। नाउ राइट नाउ यू आर एन इडियट, तो बिना हेलमेट के मत चलाओ। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, और मेरा एक ये टाइम था कि मैं शोरूम में जाके 6 घंटे के लिए एक बाइक को ऐसे देखता था कि एक बारी ये बाइक मेरे पास आ जाए। तो आई शू ड्रीम अबाउट मोटरसाइकिल्स। आज भी मैं मोटरसाइकिल्स के ये रखता हूँ। और अभी जो मेरे पास एक बाइक है वो है यामाहा VMAX 1700 सीसी। मतलब एक 60th एनिवर्सरी स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल बाइक है, क्योंकि मैं यामाहा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी। उसके बाद मेरे पास एक डुकाटी है 1200 सीसी की, निंजा ZX 14R, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक है मेरे पास, 1400 सीसी की बाइक है। और अभी 2 और खरीद रहा हूँ मैं। वो कौन सी बाइक है? वो यामाहा R1M, जो एक 1000 सीसी की यामाहा बाइक है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही तेज़ है। और जितने सारे मेरे बाइक्स है, जैसे निंजा ZX 14 या ये यामाहा R1M, दे आर ऑल 340 किलोमीटर प्लस बाइक्स। तो मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, और रेसिंग ट्रैक पे पूरा गियर पहन के मैं बाइक्स को 340, 350, और वहाँ पे गिरता भी हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सेफ्टी रहती है, और वहाँ पे साइड में एम्बुलेंस भी पार्क होता है। अगर कुछ भी हो तो एम्बुलेंस तो है मेरे लिए, लेकिन मैं ट्रैक पे गिरता हूँ उस स्पीड पे। नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। नॉर्मल रोड्स पे मैं 60-80 के ऊपर जाता ही नहीं हूँ मैं। क्या बात है। हम बात बाइक्स की कर रहे हैं तो धूम की बात करते हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और लोग अभी भी धूम के लिए आपको याद करते हैं? हाँ, और बहुत अच्छा, बहुत लोग सपने देखते हैं कि धूम के अगले किसी नहीं, मुझे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं धूम 4 करूँ, लेकिन एक्चुअली धूम इसलिए बनाई गई थी क्योंकि धूम जो है, धूम धूम ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा इट्स द साउंड ऑफ अ मोटरसाइकिल, राइट। उसके बाद जैसे धूम 2, धूम 3 आ गई, तभी मोटरसाइकिल्स निकल गए, लेकिन धूम द एक्चुअल फ्रेंचाइज इज ऑन मोटरसाइकिल्स। तो मुझे लगता है कि अगर धूम 4 कोई भी करे, मोटरसाइकिल्स को लेके आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले मोटरसाइकिल सीखना बहुत ज़रूरी है, चलाना सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं नहीं करूँ धूम 4 तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ किसी भी एक्टर के लिए, उनको सिखाने के लिए मोटरसाइकिल कैसे चलाए ठीक से, ग्रेसफुली। और एक स्टाइल होता है, क्योंकि जब भी धूम मैंने किया था उस वक्त पे आदित्य चोपड़ा ने मुझे कहा कि देखो जॉन, ये फिल्म है, और मैं नया था, उन्होंने कहा कि ये फिल्म में तुम्हारे पास कोई हीरोइन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि गाने नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई फनी लाइंस नहीं है, कोई रोमांटिक सीन्स नहीं है, कुछ नहीं है, तुम चोर हो। मैंने कहा ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे बाइक सिलेक्ट करने दो बस। उस वक्त में उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसी को पता नहीं है, कि जितने भी मेरे गैंग मेंबर्स हैं धूम में, जितने भी गैंग मेंबर्स हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। ओह वाओ। वो सब मेरे रियल लाइफ में दोस्त है, बाइकर्स है, जो एक्चुअली बाइक्स चलाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे फिल्म के लिए बजट नहीं थी, तो और सब लोग को गाने की पड़ी थी और हीरोइंस की पड़ी थी, मुझे तो सिर्फ बाइक्स के साथ लेना, मेरा मतलब तो सिर्फ बाइक्स था, राइट। कि इसके साथ मैं क्या करूं, और सारे मेरे दोस्त थे बस। और सारे दोस्त 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बिना पैसे के अपने बाइक्स लेके आके हम लोग शूट कर रहे थे। तो मेरा ये भी नहीं था कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ बाइक चलानी थी बस। क्या बात है। और लोग आज भी उस रोल के लिए आपको याद करते हैं, और उस फिल्म की जो रिपीट वैल्यू है जी, वो बाइक्स और वो सनसनी और वो सारी चीज़ें हैं, वो जो थ्रिल है। तो मैं आपको एक और न्यूज़ बताना चाहता हूँ। होपफुली अगर सब सही हो तो प्रॉब्ली अगले साल बाइक्स के ऊपर मैं एक फिल्म करूँगा।
क्या बात है, लोगों को बहुत इंतजार हमारे रहेगा। बाइकर भाइयों के लिए मैं ये फिल्म करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ एक धूम का गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिलबरा अपन के तू अपन तेरा, दिलबरा अपन के तू अपन तेरा, तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। दिलबरा अपन के तू अपन तेरा, दिलबरा अपन के तू अपन तेरा, तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। साली है खोली है मगर वो खाली है, साला है न कोई साली है, खोली है मगर वो खाली है, सपना है न कोई अपना है, ना घर वाली है, तू अकेली मैं अकेला, बूंदों का लगा है मेला, आके मेरा घर बसा जरा। दिलबरा अपन के तू अपन तेरा, दिलबरा अपन के तू अपन तेरा। जॉन, एक चीज जो बहुत कम लोगों को पता है कि आप वेजिटेरियन हैं, एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, समाज के भले के लिए काम करते हैं, इस बारे में बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली नास्तिक हूँ। मैं धर्म इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ। मुझे इंसानियत से मतलब है, स्पिरिचुअलिटी और लोगों को कैसे ट्रीट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है, और ये काफ़ी शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च इन सब जगहों में जाते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते हैं। इट्स बेटर टू जस्ट डू गुड वर्क एंड हेल्प पीपल। तो मैं मानता हूँ कि, और मेरे डैडी ने भी मुझे यही कहा था कि लाइफ में अगर अच्छा बनना हो तो अच्छा काम करो, लोगों को हेल्प करो। मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से कोई अच्छा नहीं बनता है। आई थिंक आई टुक हिम वेरी सीरियसली, और मैं कोई रिलीजियस जगह में गया नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ कि हर एक रूप जो होता है जीवित इन लोगों का इज़ वेरी स्पेशल। जैसे इंसान, जानवर, फूल, पेड़ पौधे, देर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अगर आप इंटरव्यू के बाहर भी देखोगे, ये सारे जो प्लांट्स मैंने प्लांट किए हैं, और मेरे पास 2 प्रैक्टिकली डोबरमेन्स हैं। मुझे ये दे आर माई लाइफ, मतलब मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अच्छा करना चाहिए लाइफ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता हूँ, ड्रग्स नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। और मैं ये नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे एक स्टेटमेंट करना है लोगों को बताने के लिए कि मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मेरा लाइफस्टाइल मुझे अच्छा लगता है, साफ़ है, अच्छा है, जल्दी उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सही खाना खाता हूँ,
जब भी लोग तेल खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि तेल और इतना वाइट शुगर क्यों खाते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादा खर्चा होता है। हेल्दी बनने में कम खर्चा करो, यू नो। बहुत सही है। सिंपल। मेरा लाइफस्टाइल अलग है और काफ़ी बोरिंग भी है। लोग बोलते हैं मुझे, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरी मैनेजर अभी यहाँ पे बैठी है, बोलती है कि लगता है मैं स्कूल में आई हूँ और ये स्कूल प्रिंसिपल है कोई यहाँ पे। तो बट आई एंजॉय दैट लाइफ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। जॉन, आपने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताया और ये कहा कि आपके आसपास के लोगों को और आपके दोस्तों को वो एक तरह से बोरिंग लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आपके उन फॉलोअर्स की बात करनी चाहिए जो आपके बाइकिंग को और आपके फिटनेस को फॉलो करते हैं जी। उनको आपकी फिलोसफी को भी फॉलो करना चाहिए, जिंदगी जीने के तरीके को भी फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर मेरा कोई रिलीजन है वो मोटरसाइकिलिंग है और वो फिटनेस है। क्या बात है। मैं उस पर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और मैं रिस्पॉन्सिबली चलाता हूँ। और फिटनेस तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी मैं वर्कआउट करके आया हूँ। हालांकि परमाणु के लिए आई हैड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। 15 किलो मुझे कम करना पड़ा और मेरे डायरेक्टर ने कहा कि यू हैव टू लुक लाइक अ नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे दिखता है ना वैसे दिखो, जॉन अब्राहम फोर्स ऐसे मत, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर वो निकल जाएगा हाथ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं वापस वर्कआउट कर रहा हूँ टू गेट बैक इनटू जॉन अब्राहम शेप। ओके। अपने फिटनेस रेजिम के बारे में बताइए। अलग अलग फिल्म्स, अलग अलग रोल्स और सिचुएशंस के लिए किस तरह से आप अपने आप को बदलते हैं और किस तरह से आप अपने आप को फिट रखते हैं? मैं सिर्फ या तो मैं बहुत लीन होता हूँ या तो मैं बल्कअप करता हूँ, लेकिन फिट हमेशा रहता हूँ। फिटनेस के नाम पे और रोल के नाम पे मैं सिगरेट पीना या शराब पीना या खाना खाना मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपका जो सेहत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। राइट। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बीमार पड़ोगे, आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, बोलेगा कि कितना सैलरी कटना है, क्यों नहीं आया, ठीक है चलो बीमार है आगे चलते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपने हेल्थ को ये टेक केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि रोल के लिए भी अगर मुझे लीन होना हो तो मैं लीन हो जाता हूँ, अगर बल्कअप करना हो मैं हो जाता हूँ, लेकिन अपने आप को फिट हमेशा रखता हूँ। अगर आपने जिस्म देखी है और मेरी लास्ट फिल्म फोर्स 2 जो भी आपने देखी है, रॉकी हैंडसम, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, लेकिन साइज अलग रहा है मेरा, लेकिन फिटनेस कभी उल्टा सीधा मैंने नहीं किया। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि जब फिल्म रिलीज करीब आ जाती है जी, तो किस तरह के एहसास होते हैं? मुझे टेंशन तभी होता है जब ही मैं फिल्म साइन करता हूँ, तभी टेंशन होना चाहिए, नॉट व्हेन रिलीज हैपेंस। क्योंकि तभी आप सिलेक्ट करते हो ना, आपका जो कंटेंट है आपने डिसाइड किया उस वक्त पे कि मुझे ये करना है, तो उस वक्त पे आपको नर्वस होना चाहिए कि मैंने सही किया कि गलत किया। रिलीज के टाइम पे नर्वस होके क्या फ़ायदा, मुझे कुछ नहीं होता है। जी। मुझे फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा जो मेरे सीनियर है, स्कूल में भी मेरे सीनियर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपके सारे जितने फिल्म्स आपके फेल भी हुए वो आपके सारे इंटेलिजेंट चॉइसेस हैं। तो आपने जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया है वो एक अच्छी तरीके से पोजीशन किया कि आप अलग किस्म की फिल्म्स करते हो। तो मुझे फेलियर से कुछ लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स सबको 100 करोड़ करने, 200 करोड़ करने, वो तो है, बट मेरे लिए कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, आई वोंट मेंशन द फिल्म, लेकिन एक फ़िल्म ऑफ़र की थी और मैंने कहा कि ये फ़िल्म आप भी मत करो। तो उन्होंने कहा क्यों, ये 300 करोड़ की फिल्म है। मैंने कहा आप सोच सकते हो कि 300 करोड़ टिकट खरीदने वाले लोग एक बकवास फिल्म देखेंगे। तो मैंने कहा 50 करोड़ की फिल्म आप करो बिजनेस, लेकिन आपको तो ये श्योरिटी मिलेगी लाइफ में कि जिसने देखी है फिल्म उसको अच्छी लगी। सो आई सेड डोंट डू क्रैप इन द नेम ऑफ कुछ भी, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी करोगे। तो मैं बहुत ही कॉशियस रहता हूँ। जॉन, हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें सिनेमा का एक डिफरेंट कैलिडोस्कोप मौजूद है। एक तरफ कुछ ऐसी फिल्में जो 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ तक जा रही हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए बनाई जा रही हैं। छोटी फिल्में हैं लेकिन बिना पब्लिसिटी और तामझाम के उनको कामयाबी मिल रही है। एक ऐसा दौर है जहाँ डिफरेंट कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल श्योर शॉट मसाला फिल्मों
के बीच में कुछ रियलिस्टिक मूवीज और कुछ ऐसी स्मॉल टाउन मूवीज जो टर्म आजकल चल पड़ी है वो चल रही हैं, इन सब के बीच में आप खुद को किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अगर आप इतनी छोटी फिल्म कर रहे हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस है प्लेटफॉर्म्स के, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप डायरेक्टली उन पे रिलीज़ करो, क्योंकि ज़्यादातर जो जनता है वो ऑडियंस एक सिनेमा एक्सपीरियंस देखने जाती है। सो आई बिलीव कि मेरे माइंड में मैं कॉमर्स और कंटेंट दोनों को मैरी कर रहा हूँ। तो मैं कमर्शियल हूँ, कमर्शियल हीरो हूँ, कमर्शियल प्रोड्यूसर हूँ, वो बहुत क्लियर है, लेकिन उस पोजीशनिंग में मुझे कंटेंट भी अपने ऑडियंस को देना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ कि मैं शायद एक लेवल पे, क्योंकि हाउसफुल 2 और वेलकम बैक मैंने करी है, मैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी किस्म की फिल्म है नहीं। एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर मुझे वो बहुत पसंद है, बिकॉज एज एन ऑडियंस बच्चों को वो फिल्म्स पसंद है, और अगर बच्चों को पसंद है देन इट्स सात खून माफ, हो गई बात खत्म। क्या ना? तो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक फिल्म्स फॉर एन ऑडियंस। अगर आप अपने लिए बना रहे हो ना फिल्म, तो आप बजट का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि हमारी किस्म की फिल्म जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो आप भूल जाओ कि आपको बड़े स्क्रीन पे उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि उसको जो रिलीज़ मिलेगी वो 100 स्क्रीन्स 200 स्क्रीन्स की रिलीज़ मिलेगी, 1 शो या 2 शोज़ की रिलीज़ मिलेगी। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ कमर्शियल फिल्म, जैसे परमाणु एक कमर्शियल फिल्म है, हम लोग एटलीस्ट 2100 स्क्रीन्स में रिलीज़ कर रहे हैं, बड़ी फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, और हमने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं बनाई इस फिल्म को, क्योंकि अगर मैं किसी को भी पूछूं 1998 में क्या हुआ जो इतना स्पेशल था, मुझे ये कंट्री में कोई नहीं बता सकेगा क्या हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड, जो पॉलिटिकली अवेयर है, वो बताएगी कि हाँ एक टेस्ट हुआ था, बुद्धा स्माइल्ड। लेकिन ये ऑडियंस को कैसे मैं कन्वे करूँ और एंटरटेनिंग कैसे बनाऊँ इसको, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉमर्स एंड कंटेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस अब नए कंटेंट के लिए और नए तरह की फिल्मों की तलाश में रहती है, तभी हमारा सिनेमा इस तरह से बदल रहा है, या सिनेमा बदल रहा है और वो ऑडियंस तैयार कर रहा है? नहीं, आई थिंक ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी पसंद है, तो अगर हम यहाँ से बैठ के बोले कि अरे यार ये तो मतलब इतनी बकवास फिल्म है, कैसी चली, लेकिन शायद एंटरटेनिंग थी वो फिल्म, तो हम लोग उसको क्रिटिक भी नहीं कर सकते, यू नो, इट मस्ट हैव बीन एन एंटरटेनिंग फिल्म। लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, और प्लेटफॉर्म्स अभी अलग अलग ऑप्शंस हमें मिले, तो उसके थ्रू हम लोग अगर फिल्म्स ऑडियंस तक पहुँचाए, इट विल बी ग्रेट। बट द ऑडियंस हैज़ बीन रेडी, काफ़ी टाइम से ऑडियंस रेडी है, नहीं तो विकी डोनर नहीं चलती, मद्रास कैफे नहीं चलती, शुभ मंगल सावधान अभी चली है, बरेली की छोटी छोटी फिल्म चल रही है, हिंदी मीडियम 60 करोड़ 70 करोड़ बिजनेस, मतलब आप सोच सकते हो। तो ये फिल्म तो चल रही है, और बड़ी बड़ी फिल्म्स जो है बड़े बड़े नाम के साथ 70 80 90 करोड़ कर रही है, तो फ़र्क क्या है दोनों में? बिल्कुल, इसका मतलब एक अच्छे सिनेमा के लिए एग्जैक्टली एक तो मतलब एक्सेप्शन, एक बाहुबली है जो सब लोग बोलते हैं बाहुबली, वो तो लेकिन एक एक्सेप्शनल फिल्म थी जो नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड ओवर बिजनेस की है। आपको पता होगा, शायद आपको पता नहीं है, बाहुबली जब भी मैं लॉस एंजलिस में था तभी रिलीज हुई थी, और वहाँ पे टॉम हैंक्स की एक फिल्म आई थी द सर्कल, बहुत एडवर्टाइजिंग की सर्कल ने। बाहुबली का कलेक्शन अमेरिका लॉस एंजलिस में सर्कल से बेटर था। क्या बात है। तो इट्स नॉट ओनली एन इंडियन ऑडियंस दैट हैज लाइक्ड इट, बाहुबली हैज बीन लाइक्ड बाय द वर्ल्ड। सो इट्स गुड, अच्छा लगता है जब ये एक हमारी फिल्म चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जॉन, यहाँ एक गाना सुना जाए, फिर आगे की थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। जी, मुझे इमरान हाशमी के गाने बहुत पसंद है। अच्छा। आवारापन जो फिल्म थी, तो फिर आओ, बिल्कुल, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। जरूर सुनते हैं। हाँ। तो फिर मुझको
बताओ तो फिर मुझको रुलाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। जॉन, आपने MBA किया जी। और कुछ कुछ दूसरे काम करते हुए मॉडलिंग के जरिए आप सिनेमा में आ गए। ये जो करियर चेंज है, कितना बड़ा चैलेंज होता है करियर चेंज, क्योंकि आप एक करियर से दूसरे से तीसरे और एक्टर से फिर प्रोड्यूसर, बहुत सारे करियर चेंज जी। आपने लिए हैं। जी, पहले मेरे टाइम पे तो सिर्फ जब भी हम लोग पढ़ाई करते थे 10th के बाद देयर वाज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बस उतना ही था। आज के तारीख में आई थिंक जैसे अमेरिका में हो रहा है, अगर आपको पॉटरी पसंद है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वही करो। डू नॉट गो इनटू प्रेशर। पढ़ाई करना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल से कि अरे यार आप मॉडल हो, अच्छे दिखते हो, ये वो, लेकिन अंदर की जो खूबसूरती है वो सिर्फ अपने दिमाग से होता है। क्या बात है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंस इज़ ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल वाओ। देन लुक्स, क्योंकि ये तो आता है जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस, आपका दिमाग जो है वो सबसे पावरफुल चीज़ है। तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेंटिंग पसंद है या आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स पसंद है, आप उसमें जाइए, काउंसलिंग लीजिए, आप उसमें जाइए। और काउंसलिंग लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सोचते थे हमारे ज़माने में कि काउंसलिंग क्यों करे, कोई सोचेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है लाइफ में, मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज के तारीख में मैं कहना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को, काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग से आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो। एटलीस्ट एक डायरेक्शन में आप जा सकते हो, और उस डायरेक्शन में आप जाके आप अपने जो ड्रीम्स हैं वो आप फुलफिल करें। क्या बात है। 2018 में परमाणु के अलावा जॉन किन चीज़ों में नजर आने वाले हैं? जी, अभी तो कुछ नहीं, मेरे पास मैं एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ। 1 साल से वो तैयार कर रहे हैं हम लोग। वही मैं बोल रहा हूँ आपको, कंटेंट की बहुत कमी है। अगर विविध भारती के थ्रू कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल जाए, आप हमें दीजिए, अपने लिसनर्स को बोलिए टू सेंड इन देयर आइडियाज़ टू विविध भारती, एंड वील डेफिनेटली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उस आइडियाज़ को। क्या बात है। बहुत सही। जॉन, ये बताइए, जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है, अगर मिल जाए, तो आप क्या करते हैं उसमें? मेरे पास एक फुटबॉल टीम है, और फुटबॉल टीम का नाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। और मैं मानता हूँ कि हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली एंटायर नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी सालों से हिंदुस्तान ने इग्नोर किया है, और उस फुटबॉल टीम के थ्रू मैं वो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया में लेके आना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ग्रास रूट्स प्रोग्राम है, वहाँ पे रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स है फ्रॉम द एज ऑफ 12 से लेके 18 तक। 100 स्टूडेंट्स है, फुटबॉल स्टूडेंट्स, जिनका मैं पढ़ाई, बोर्डिंग, लॉजिंग, सब कुछ वहाँ पे मैं संभालता हूँ। और यही चाहता हूँ कि इंडिया में फ्यूचर फुटबॉल स्टार्स मिले हमें। सो वी टेक केयर, मतलब पूरे साल में आई थिंक स्कूल्स के थ्रू हम लोग एटलीस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुँचते हैं नॉर्थ ईस्ट में। मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा कोई स्पेयर टाइम होता ही नहीं है। और जनवरी में शायद मीनाक्षी जी जो है यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने एक फिल्म मेरे लिए चुनी है। सो शी इज़ सीन सम फिल्म, तो शायद हम लोग कुछ साथ में करेंगे फिल्म। एक नेक्स्ट ईयर शायद 2 या 3 फिल्म्स के अनाउंसमेंट हो गए। क्या बात है। तो हमें इन सारी फिल्मों का और आपकी इन एक्टिविटीज का इंतजार रहेगा। बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम, बेबसी दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना।
दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम खामोशियाँ भी दो तन्हाइयाँ भी दो बेचैनियाँ भी दे दो ना चुरा लूंगा नमी रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी भीगी पलकों से चुरा लूंगा नमी रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी गम की परछाई हो दे दो मुझे अपनी तन्हाई गुमनामियाँ भी दो नाकामियाँ भी दो वीरानियाँ भी दे दो ना फुटबॉल फिल्म आपने की है गोल उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि बात फुटबॉल की हो रही है आप फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं गोल करते हुए आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा उस फिल्म जी क्योंकि अगर मैं पढ़ाई नहीं करता मैं इंडिया के लिए खेलता मैं फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल प्लेयर था और उस वक्त पे मतलब पेरेंट्स सब लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो तो मैंने पढ़ाई की दैट्स व्हाई आई लाइक टू डू फिल्म्स जिसमें मेरा शौक है ना जैसे मुझे मोटरसाइकिलिंग का शौक है इसलिए मैंने धूम की फुटबॉल का शौक था इसलिए मैंने गोल की फिटनेस का शौक है इसलिए मैंने दोस्ताना या फोर्स की और वैसे भी मुझे लाइफ में विलन बनने का शौक है इसके लिए मैंने जिस्म न्यूयॉर्क जिंदा सब कुछ सो आई एंजॉय डूइंग फिल्म्स दैट जो रियल लाइफ में जो मैं पसंद करता हूँ जैसे वर्कआउट्स और फुटबॉल और मोटरसाइकिलिंग फिजिकल स्पोर्ट्स मुझे वो बहुत अच्छा लगता है नाचने से ज्यादा स्पोर्ट्स की फिल्मों की बहुत कमी है जिस तरह हॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी नहीं अभी तो फरहान ने की है भाग मिल्खा बहुत अच्छी फिल्म थी काफी बायोपिक्स अभी बन रहे हैं अभी मुझे लगता है कि नॉर्मल फिल्म्स बंद हो जाएंगे सिर्फ स्पोर्ट्स बायोपिक्स ही बनेंगे एक साल के लिए रिलीजिंग बायोपिक ऑफ साइना नेहवाल उसके बाद बायोपिक ऑफ ये वो ध्यानचंद और उसके बाद संदीप सिंह का एक बायोपिक है राइट जो बनते रहेगा अभी जॉन बहुत अच्छा लगा है बात करते हुए और बहुत बड़ा एक हमारा यूथ है जो आपको फॉलो करता है प्रोग्राम के आखिर में क्या कहना चाहेंगे इस यूथ से यस वेरी इंपॉर्टेंट मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि फिजूल चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करे अपना जो माइंड है वो सिर्फ पढ़ाई पे एजुकेशन पे अवेयरनेस पे और हमारी जो ड्रीम्स है उसको ही फॉलो करें आज के तारीख में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि आज के तारीख में देश का जो माहौल है जो धर्म पे या इस पे जिस चीज़ों पे ये देश का ये हो रहा है मैं उनसे सहमत नहीं हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि रिलीजियस या पॉलिटिकल रीजंस के लिए अपने आप को आप बिगाड़े नहीं सिर्फ अपने एजुकेशन पे जो भी कुछ भी बोले आपके दोस्त आपके पेरेंट्स आपके भाई कोई कुछ भी बोले आपको जैसे घोड़ा होता है अपने रेस में जैसे वो भागता है वो ब्लिंकर्स पहन के सिर्फ आगे ही देख सकता है आप अपने गोल की तरफ देखें और सिर्फ उसको अचीव
करने की आप सोचे, सब कुछ भूल जाओ। दिस वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस, आप कहीं भी जा सकते हो, या तो इंडिया में रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, या आपको लाइफ में सबसे बड़ा प्रोफेसर बनना है, या लाइफ में सबसे बेस्ट मोटरसाइकिलिस्ट बनना है, आप उसको फॉलो करें। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये सब फिजूल की बातें जो न्यूज़ में हम दिखाते हैं, ये उल्टा सीधा, सब भूल जाओ, फेंक दो। कॉन्सेंट्रेट, अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और लोगों के लिए, लोगों के साथ और लोगों के लिए अच्छा ही करें और सबको हेल्प करें, बस। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू। लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जान, मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान। लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। ये थी जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे और मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।